अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था वेक्टर्स का कि वेक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं और इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस थी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस को लेके। नेगेटिव ऑफ वेक्टर देखा था, यूनिट वेक्टर देखा था, ज़ीरो या फिर नल वेक्टर देखा था। लेकिन आज वाले लेक्चर में हम ये देखते हैं आया वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या वे हैं जिसमें हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कैसे हम स्केलर को जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं एक वेक्टर के साथ। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम एडिशन को देखते हैं, ठीक है। द सम और रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी डिनोटेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। जो उनका रिजल्टेंट है उसको हम ए प्लस बी से डिनोट करते हैं। इज़ अ वेक्टर सी, उस ए प्लस बी वैक्टर को हमने अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंट के लिए, हमने उसको सी वैक्टर का नेम दे दिया। फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ बी ऑन द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए। देखिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया। अकॉर्डिंग टू जिसकी हमने फॉर्मेशन देखी थी कि नेक्स्ट वेक्टर जो है उसकी टेल जो है फर्स्ट वाले के हेड से ऐसे हम मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे कि फर्स्ट वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इन दोनों का सम हो गया ए प्लस बी, जो कि हमने अभी कहा है कि हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, सी के इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये इनका हो गया हमारे पास जो है रिजल्टेंट, ठीक है। ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए टू द टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी, जैसा कि हमारे यहाँ पे उसमें फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ। देखिए हमने एक वेक्टर ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, ये ए है और ये हमारे पास जो है वो वेक्टर बी है। हम इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए ये हमारे पास जो है वो एक ट्राइएंगल बन गई है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई है, एक ट्राइएंगल बन गई है ऐसे, जिसको हमने नाम दे दिया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर का। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी था। रिजल्टेंट वेक्टर को किसका नाम दे दिया, सी का। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसलिए हमने इसको कौन सा लॉ का नेम दिया है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन का नाम दे दिया है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, उन्होंने ये कहा कि सम टाइम जो है हम इसको पैरेललोग्राम का भी नेम दे देते हैं। वो कैसे देते हैं, देखें ओरिजिन सेम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हम ए के ऑपोजिट जो है वो वेक्टर ए लेते हैं ऐसे, ठीक है। और बी के ऑपोजिट जो है सेम डायरेक्शन है, मतलब पैरेलल, हम ऐसे बी वेक्टर लेते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई है, पैरेललोग्राम बन गई है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट सेम है, बस इसका पाथ ऐसे और ऐसे जा रहा है और उसका पाथ ऐसे और ऐसे जा रहा है, लेकिन रिजल्टेंट जो है वो दोनों का हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। इसलिए हम इसे कभी कभार जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी कह देते हैं, जिसको उन्होंने पैरेललोग्राम का नाम दिया है पी क्यू आर और एस का, ठीक है। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में माइनर सा डिफरेंस है। एडिशन हम ऐसे लेते थे कि फर्स्ट का हेड और सेकंड वाले की टेल को हम ऐसे वो करते थे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, चलें देखते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर जो है वो ए है, ठीक है, और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या है, ये बी है। अब हमने इस वेक्टर को ऐसे नहीं लेना, ये तो फिर एडिशन हो जाएगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन ऐसे ऑपोजिट करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल तो ये था ना कि फर्स्ट का हेड हो और सेकंड की टेल हो हमारे पास, लेकिन नहीं, सब्ट्रैक्शन में जो है ये उल्ट हो जाएगा, दोनों के हेड आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का हेड मिला होगा, और जो हम इसका रिजल्टेंट लेंगे वो लास्ट वाले की ऐसे हेड से इससे मिलाया करते थे ना। ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट। अब देखें इसका जो है रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। तो जब हम इनको एडिशन करेंगे तो यहाँ पे प्लस और ये नेगेटिव साइन जो हमारे पास है वो आ जाएगा वेक्टर का। प्लस माइनस माइनस के इक्वल होता है, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वेक्टर
एडिशन हो गया, कोई ख़ास नहीं, बस यही इसमें उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है, जैसा कि आप देख लें अभी इसमें कि c इज़ इक्वल टू a माइनस वी वेक्टर, और वो कैसे हुआ कि उसकी हमारे पास डायरेक्शन चेंज हुई है, इसकी वजह से हमने देन टू सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम a वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ b, जो बात मैंने अभी बताई है, समझाई है आप लोगों को कि उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम उसको ऐड करेंगे a में तो वो माइनस के से आ जाएगा। उसके बाद पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें भी कोई ख़ास वो नहीं है, पॉलीगॉन लॉ में ये बताया हुआ है कि एक वेक्टर ये a है हमारे पास, ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 वेक्टर है। अब ये हमारे पास ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, मतलब an वेक्टर तक हमारे पास ये चल रहा है। अब इनका रिजल्टेंट कैसे लेंगे, फर्स्ट वाले की सेम अकॉर्डिंग टू रूल के फर्स्ट वाले की टेल और लास्ट वाले का हेड ऐसे मिला देंगे और इन तमाम के सम के इक्वल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई ख़ास इसमें वो नहीं है, जस्ट पॉलीगॉन लॉ में यही है। इफ़ दिस पॉलीगॉन इज़ क्लोज्ड, अगर ये क्लोज है, द टर्मिनल पॉइंट ऑफ an कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ a1, देन सम जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट, मतलब a1, a2, a3 और ये an। अब इसमें कोई रिजल्टेंट तो हुआ नहीं, अब हमारे रूल के उसमें तो नहीं हुआ ना, जस्ट ये एक हमारा क्या चल रहा है, सर्कल चल रहा है ऐसे, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, कोई ख़ास वो नहीं होगा, जस्ट जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं वैसे हो जाएगा। इस लास्ट वाले में जो है कि अगर कोइंसाइड कर गया a1 के साथ an, तो उनका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बस ये बताया। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, लेट a बी एनी वेक्टर और m जो है स्केलर है, m हमारे पास स्केलर है और a क्या है, कोई भी वेक्टर है। अगर m ग्रेटर देन ज़ीरो है तो डायरेक्शन वही रहेगी जैसे वेक्टर a है, अगर m ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब इसकी वैल्यू है m की यहाँ पे 2, तो ये हमारा इसकी साइज़ बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 2 है तो ये रिवर्स साइन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, -2 हो जाएगा वेक्टर, ये 2 वेक्टर था। ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो कुछ भी नहीं आएगा, जस्ट एक हमारे पास क्या आएगा, डॉट आएगा, इसकी कोई वो ही नहीं है, ये कोई वेक्टर कंसीडर होता है, कुछ नहीं, जस्ट एक डॉट आएगा हमारे पास ऐसे। नेक्स्ट जो है वो इसमें एग्जांपल दे के समझाया हुआ है हमें, नेक्स्ट वाले इसमें जस्ट एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि एम ए जो है फॉर m इज़ इक्वल टू 2, अगर ये हाफ हो जाए, अगर ये मल्टीपल हो जाए, जस्ट इसमें जो है हमें ये बताया हुआ है इन्होंने। जैसे एक वेक्टर a है हमारे पास, अगर हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ इसकी डबल हो जाएगी, इसी वेक्टर की 2a हो जाएगी। अगर हम इसका 1/2 से वो कर दें तो ये हाफ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी इस वेक्टर की हमारे पास वो जो है लेंथ है। अगर नेगेटिव कर दें तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव a वेक्टर हो जाएगा। अगर नेगेटिव में इसकी बढ़ा दें तो रिवर्स रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी उसमें, यही बताया। अच्छा, पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या फ़र्क है, पैरेलल और इक्वल में ये फ़र्क है, इक्वल में था कि डायरेक्शन भी सेम हो और लेंथ भी सेम हो। इक्वल के लिए जैसे ये वेक्टर है a, ये 2a के इक्वल है और दूसरा वेक्टर है ये भी 2a के इक्वल है, ये हमारे पास कौन सा वेक्टर की कंडीशन थी, इक्वल की। लेकिन अब जो हमारे पास है वो वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अगर इसमें जो है एक की लेंथ 2a है, एक की लेंथ 2a है और दूसरे की लेंथ 4a है, तो ये हमारे पास कौन से वेक्टर है, इक्वल पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है, अगर एक की इस तरह डायरेक्शन है और एक की इस तरह नहीं है, इस तरह है, तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर में कंसीडर नहीं होंगे, ये हमारे एंटी पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने के लिए लेंथ मायने नहीं रखती है, जस्ट इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए हमारे पास। इसमें इन्होंने बस यही बताया हुआ है कि 2 वेक्टर जो है a एंड b, उसमें इस कंडीशन में इक्वल होंगे, b इज़ इक्वल टू एम ए। मैंने कहा था ना कि लेंथ जो है वो हमारे पास मैटर नहीं करती है, ये स्केलर है, कुछ भी मल्टीप्लाई होता रहे, ये वेक्टर b है
यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर दें तो इसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी b से, 3 मल्टीप्लाई कर दें तो और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो है वो इसकी लेंथ मैटर नहीं करती। ये जो है पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन है, ठीक है। If and the scalar multiple of, in other words, two vectors are parallel if and only if the scalar multiple of one another, ठीक है। अगर इस कंडीशन में भी इक्वल होंगे कि डॉट, अगर हम डॉट को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें ज़ीरो को, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही रहेगा वो वाला वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन। अब ऐसे हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वो होती हैं, लाइंस होती हैं, ये देखिए ऐसे करके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये x, ये y और ये हमारे पास होता है z एक्सिस, ठीक है। इसको हम कहेंगे OX प्लेन, OX लाइन, इसको OY लाइन और इसको हम कहेंगे OZ लाइन, इन्हें कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और ये x एक्सिस के अलॉन्ग, ये y एक्सिस के अलॉन्ग और ये z एक्सिस के अलॉन्ग, ये हम कहेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। अच्छा, प्लेन क्या होते हैं, किसी भी दो जो लाइन से मिलके बनेंगे उसको हम प्लेन कहेंगे। जैसे ये हमारे पास XY प्लेन हो गया, ठीक है, ये दो जो है XY प्लेन हो गए, ये दोनों मिलके बनाएंगे YZ प्लेन बनाएंगे, जो ये दोनों मिलके बनाएंगे वो XZ या फिर ZX जो भी कहते हैं आप, वो वाले प्लेन होंगे, ठीक है हमारे पास। These planes are called the coordinate plane. This coordinate determine 3 mutually perpendicular planes called the XYZX या YZ प्लेन, इन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी कहेंगे हम। उसके बाद यूनिट वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास 3 प्लेन्स हैं। जो हम x एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं ना वो I वेक्टर होता है, जो y एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं वो j होता है, जो हम z एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं वो हमारे पास k वेक्टर होता है। अब x एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं कि एक प्लेन है हमारे पास, वेक्टर a है, वो 3D मूव कर रहा है, तो उसमें x भी प्लेन होगा, y भी होगा, z भी, कभी वो x की वैल्यू दे रहा होगा, कभी y की दे रहा होगा, कभी z की वैल्यू दे रहा होगा, हमारे पास एट ए टाइम जो है वो प्लेन में घूम रहा होगा, तीनों भी वैल्यू दे रहा होगा। जब वो स्पेस में होगा, जब वो प्लेन में होगा तो वो 2 वैल्यू दे रहा होगा, लेकिन जब वो किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो वो सिर्फ एक हमें वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। अब I वेक्टर जो है वो हम x एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं तो x वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और y में भी वो 0 हो जाएगा और z में भी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ जो है हमारे पास जो b वेक्टर है, यहाँ पे हमने वेक्टर a का नाम दे दिया, ये b का नाम दे दिया, अपनी आसानी के लिए c का नाम। अब a वेक्टर में जो है वो I वाला है हमारे पास, a वेक्टर में I वाला 1, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, और b वाले में जो y वाला है वो 1, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। जो c वाला है उसमें x और y 0 और z वाला जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन है यूनिट वेक्टर्स की। जो OA लाइन है, जैसा कि यहाँ भी बताया हुआ है, OA लाइन को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, OB को J से, OC को ये K वेक्टर जो यहाँ पे शो किया हुआ है इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्हें हम I, J और K, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं ये तीनों, ठीक है। और इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है, इनकी मैग्नीट्यूड की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। उसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, के वेक्टर्स के क्या हमारे पास जो है वो कंपोनेंट हैं। एक वेक्टर है ऐसे, यहाँ पे हमने इस तरह प्लेन में एक वेक्टर ले लिया, इसको PQ का नाम दे दिया हमने, ये वेक्टर A है, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसमें 3 पॉइंट हैं, ये P जो है इसको हम रिजॉल्व करें तो यहाँ पे x के इधर भी आ रहा होगा हमारे पास, y के इधर भी जा रहा होगा, z के इधर भी जा रहा होगा, ठीक है। मतलब ये 3D जो है वो हमारे पास मूव कर रहा है। और जो 2 पॉइंट हैं इनको P वाले को हम नाम दे देते हैं x1, y1 और z1, और जो Q वाला है उसको x2, y2
और Z2 का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। लेकिन स्केलर्स जो देन द नंबर्स टर्मिनल पॉइंट का नाम दे देंगे। स्केलर A1 जो होगा, अब 2 पॉइंट हैं, जब हमने A1 लेना होगा तो A हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, A में हम x एक्सिस लेते हैं, और B वाला में है उनमें इनमें इसका डिफरेंस लेते हैं, और C वाले में हम Z वाले का, या 3 वाले में जो है हम Z वाले का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है वो रीड करते हैं। यहाँ पे जस्ट जो है एक वेक्टर सेम एज इट इज़, जैसे मैंने PQ लिया है वेक्टर A, इन्होंने ऐसे ही इसको यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये PQ वेक्टर लिया हुआ है, इसको जो है वो रिजॉल्व करवाया हुआ है ऐसे डिफरेंट, उसमें x में, y में, z में ऐसे रिजॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। ये कोई मुश्किल नहीं है। देन द नंबर स्केलर A1 जो है x2 माइनस x1, A2 जो है y2 माइनस y1, A3 जो है z2 माइनस z1 आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर components or simply component of A in x, y, z direction respectively. Then vectors A1I, A2j, A3k are called rectangular component vector or simply component vector of A in x, y, z direction respectively. एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन भी है कि हम इसको ओरिजिन से जो है एक वेक्टर ड्रा कर लेंगे O से P तक, जो वेक्टर A का नाम देंगे, उसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास वो A1I वेक्टर आ जाएगा। y एक्सिस के, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल हमारे पास ये A2j आ जाएगा। ये z एक्सिस है, इसके पैरेलल हमारे पास A3k वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। वही बताया हुआ है। कोऑर्डिनेट जो है ये कंपोनेंट जो वेक्टर है कि x, y, z डायरेक्शन में, जो मैंने समझाया था, सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ यूजिंग द पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन, सो वी कैन राइट, ठीक है। वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए है, जब हम इसको ऐसे रिजॉल्व किया इसके पार्ट्स में तो हम उसको कैसे लिखेंगे वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ए वेक्टर इज इक्वल टू A1I A2j प्लस A3k, ठीक है। इट्स कॉल्ड एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यही है ना कि हमारे पास ये वेक्टर ए दिया हुआ है, इसको उन्होंने इस साइड पे x के अकॉर्डिंग रिजॉल्व कर दिया A1I। यहाँ पे जो है ये y वाला वेक्टर था, इसके पैरेलल A2j के, और ये z वाला था यहाँ पे A3k, इसके अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व कर दिया। तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम OP लेंगे, मतलब ये इतना सा लेंगे। OP किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास OP इक्वल हो जाएगा OQ और QP, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है ना कि इसके यहाँ दो रेक्टेंगुलर बन रही हैं, एक OPQ बन रही है और एक ORQ ये वाली बन रही है। हमारे पास एक ये बन रही है और एक ये, दो जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर बन रही है, तो हमें दोनों को सम अप करना है। वो कैसे करेंगे, पहले हम मेन हमारा जो वेक्टर है OP वो लेंगे, वो किसके इक्वल है, OQ प्लस PQ, ये इसके इक्वल है, ठीक है। हम इसको राइट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है OP डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP एक्सेट्रा सिमिलरली। अब हम OQ लेंगे, ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसके इक्वल है, पहले OR के इक्वल है, फिर RQ के इक्वल है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब जो OQ है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे OQ की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, A का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, यहाँ से हमें ये मिला, ठीक है। अब इनका स्क्वायर इस साइड पे जो है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, ये इसके इक्वल आ गया, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। इस साइड पे स्क्वायर रूट से ये वो अंडर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली A बच जाएगा जो कि इसके इक्वल आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक है। A बच जाएगा जो कि इसके इक्वल आ जाएगा, ये A का मोड बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर्स की किसके इक्वल होती है हमारे पास। अभी मैंने बताया था कि जो इसकी यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड होती है वो 1 के इक्वल होती है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे A1 का स्क्वायर, A2 का,
यहाँ पे A1 का स्क्वायर है, यहाँ पे A2 का स्क्वायर है, यहाँ पे A3 का स्क्वायर है। आई के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक्स एक्सिस लेते थे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 थी, बाकी दोनों 0 थी, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी दोनों 0। 1 का स्क्वायर जो 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली जे की मैग्नीट्यूड और के की जो कि 1 के इक्वल है हमारे पास। उसके बाद क्या है जी, पोजीशन वेक्टर। इफ वी चूज द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर द ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ पी एक्स वाई जी इन स्पेस, कि हमने एक वेक्टर लिया, उसका ओरिजिन जो है, इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, और जो उसका वो जो फाइनल वाला पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, वो उसका किस में है, स्पेस में है। अगर स्पेस में है, प्लेन में हो, तो हम 2 एक्सिस कंसीडर करते हैं। अगर स्पेस में हो तो हम उसके 3 जो है एक्सिस लेते हैं। प्लेन में होगा कोई भी होगा, एक्स वाई, वाई जेड या जी एक्स, ठीक है। लेकिन स्पेस में होगा तो एट अ टाइम तीनों यूज़ हो रहे होंगे हमारे पास, एक्स भी, वाई भी और जेड प्लेन भी यूज़ हो रहा होगा। वही बताया हुआ है कि वो किस में है, पी पॉइंट हमारे पास किस में है, यहाँ पे बताया हुआ है स्पेस में है, तो इसलिए यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं हमारे वो यूज़ हो रहे हैं। देन इट्स कंपोनेंट are equal to coordinates for terminal point and vector v is called position vector or radius vector denoted shown in figure। अब वही तीनों हैं, तो x के साथ i, y के साथ j और z के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड हम फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर लेंगे और सम करेंगे, जैसा कि हमने इनका किया था, ठीक है। एज इट इज़ हमारे पास वो आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जो आर का वो है उसके किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपने इसको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है ये जो फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं, ये इतनी कोई ख़ास जो है एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन में इतनी खास यूज़ नहीं होती हैं। बस इसमें नेगेटिव वेक्टर में ये बताया कि वो जो तीनों हमने वो लिया था वो सारा नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल में तीनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक्स वाला एक्स के इक्वल, वाई वाला वाई के इक्वल और जेड वाला जेड के इक्वल हो जाएगा। बस यही बताया हुआ है। जैसा कि हमारे पास इसमें है A1 B1 के, A2 B2 के, A3 B3 के इक्वल है, ठीक है। इसमें जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा नेगेटिव हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर में क्या है, A1 उसकी अलग से मैग्नीट्यूड के इक्वल, A2 अलग से, A3 अलग से, क्योंकि इनके इंटरसेक्टिंग लाइन जो है हमारे पास वो अलग अलग है, इस वजह से जो है ये अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलरली जो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, वो भी हम स्पेस में ले रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, तो ये भी अलग अलग ऐसे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। जीरो वेक्टर जो है वो तो है ही ज़ीरो, जो मर्जी कर लो। नल वेक्टर जो है वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई जो हो वो उसको वैसा ही कर देते हैं। उसके बाद 2 वेक्टर हैं ए और बी। ऐड कैसे करेंगे, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ ऐड हो जाएगा, ऐसे ये अलग अलग हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, आई वाला आई के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, जे वाला जे के साथ और जेड वाला जेड के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा, हम अलग अलग जो हैं इनको वेक्टर्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल 1 आ जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। डिटरमाइन द वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट पी एंड टर्मिनल पॉइंट क्यू, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास rq है। अब आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के, लेकिन दोनों के पोजीशन वेक्टर होंगे, एक को हम वन का नाम दे देंगे r1 का, और एक को r2 वाले को सबका हम 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, जैसा कि हमने उसमें ऐसे करके पढ़ा था, वो किसके इक्वल होता है, दोनों के सम के इक्वल होता है, a प्लस बी, मतलब इन दोनों के सम के इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ यूज़ किया हुआ है, r1 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू r2, ठीक है। इसमें जो है इन दोनों का
बाय हेड टू टेल रूल देखें तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर जा रहा है, मतलब इसका रिजल्टेंट हमारे पास R2 बन रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे R2 इसका रिजल्टेंट लिया। आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम R1 को भी ले सकते हैं। R1 को हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन देखें तो जो सेकंड वाले वेक्टर की डायरेक्शन है वो इसकी तरफ है हमारे पास, और फर्स्ट वाले की इधर है। अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट का जो है वो हेड होता है और सेकंड की टेल होती है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास वेक्टर अलग अलग बनेंगे और इनका एडिशन R2 के इक्वल आएगा, क्योंकि लास्ट वाला रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उसके फर्स्ट वाले की टेल होती है और लास्ट वाले का हेड होता है। इस वजह से R2 जो है यहाँ पे इन्होंने वो लिया है रिजल्टेंट वाला, ठीक है। अब PQ कैसे फाइंड करेंगे? PQ फाइंड करेंगे R2 माइनस R1। किसी भी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, जैसे हमने PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो R2 माइनस R1 होगा, तो उनके पोजीशन वेक्टर्स को हम माइनस करेंगे। तो इन्होंने वही किया हुआ है और यहाँ पे कोई ख़ास टेक्निक नहीं लगाई हुई। जैसे सब्ट्रैक्शन वाला यूज़ किया हुआ है कि x वाला i में से, j वाला j में से, और k वाला जो हमारे पास है वो k में से होगा। और मैग्नीट्यूड भी एज इट इज़ आ जाएगी, इसका स्क्वायर और होल अंडर रूट आ जाएगा। यही नीचे यहाँ पे बताया हुआ है कि फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला ये ऐसे है, इसका स्क्वायर रूट प्लस इसका स्क्वायर रूट प्लस इसका स्क्वायर रूट, यह इसकी क्या आ गई? मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। उसके बाद है यहाँ पे उन्होंने जनरल हमें बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने P की भी वैल्यू दे दी, Q की भी। यहाँ पे P की जगह क्या दिया था? x1 y1 z1, और यहाँ पे 1 0 1 दे दी, और Q की जगह यहाँ पे x2 y2 z2 है, और यहाँ पे जो है Q की जो वैल्यू दी है 3 2 और 0 दे दी है। जस्ट हमने यहाँ पे सेम यही वाला फार्मूला है, ये वाला। जस्ट यहाँ पे x2 की जगह जो है यहाँ से ये P की वैल्यू क्या है, मैं x1 और x2 की वैल्यू आपको हाईलाइट कर देती हूँ। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, और z1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी 1 के इक्वल है, और x2 की जो वैल्यू है वो 3 है, y2 की वैल्यू 2 है, और z2 की वैल्यू 0 है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, x में से x को, y में से y को, z में से z को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यही यहाँ पे इन लोगों ने किया हुआ है। x में से x1 में से x2 में से x1 को, और यहाँ y2 में से y1 को, और यहाँ पे z2 में से z1 को क्या किया हुआ है? सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। जो वैल्यू 2 2 और -1 आई है, फिर इनका स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और -1 जो माइनस माइनस होता है जब इसके बाहर स्क्वायर हो तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये 1 के इक्वल। 4 और 4 हमारे पास 8 हो गए, 4 + 4 8 + 1 9, अंडर रूट 9 जो है वो 3 के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। यही हम लोगों का क्या है, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। उन्होंने कहना है कि हमें एक यूनिट वेक्टर भी वो फाइंड करके दी। हमें पता है वेक्टर किसके इक्वल होता है? यूनिट वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो हमारे पास वेक्टर बना है वो कौन सा बना है? अब ये वाला वेक्टर बन गया PQ, ठीक है ना। इसकी वैल्यू लेंगे, वेक्टर 2i + 2j - 2k, और जो इनका मैग्नीट्यूड आई है वो भी हमने फाइंड किया 3, इसके इक्वल आ गई। अब i वाले के नीचे अलग से 3 को डिवाइड कर दिया, j वाले के नीचे अलग से -1/3k अलग से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इन्होंने एडिशन क्यू या a + b, i वाले को जो है वो i वाले के साथ, एडिशन में देखें i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ, और k वाले को k वाले के साथ ऐड किया हुआ है, और फाइनल आंसर ये आया हुआ है। इस तरह सब्ट्रैक्शन में किया हुआ है, यहाँ पे इसके साथ, j को इसके साथ, k को इसके साथ, ठीक है। कोई ख़ास वो नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको भी एज इट इज़ कर लेंगे, और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेक्टर एडिशन की, कम्यूटेटिव लॉ, ये जो हैं MCQs में आती हैं, आपने इसको अच्छे से जो है रिव्यू करना है। कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन a + b = b + a,
एसोसिएटिव ला भी यूज़ होता है, मतलब इसमें 3 एसोसिएटिव में 3 यूज़ होती हैं। और जो है ये 0 इज़ आइडेंटिटी फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है। ऐड करें 0 को तो सेम वही वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। अगर इन्वर्स लें सेम उसी वेक्टर का तो रिजल्टेंट हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। नीचे उन्होंने प्रूफ भी करके दिए हैं, आपने इसको प्रूफ भी करना है। कोई वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ से इस चीज़ की समझ नहीं आई है, तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। ये उन्होंने कम्यूटेटिव लॉ का जो है हमारे पास एनालिटिक प्रूफ दिया हुआ है। कम्यूटेटिव लॉ का एनालिटिक प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास किसका है, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, मतलब उसको ग्राफिकली उन्होंने वो जो है प्रूफ किया हुआ है हमारे पास। और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वो बताई हुई है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो मैंने करवाया था कि जो लेंथ है अगर हम उसकी लेंथ बढ़ा दें तो वो उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एसोसिएटिव लॉ लगाएं फिर भी वो उसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले m को करें या n को करें, जो भी करें लेंथ में इजाफा हो रहा है ना। जैसा कि मैं एग्जांपल दे दूँ, एक हमारे पास 2 m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, और ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, 2 है। अगर हम n के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगी, मतलब 8a हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पहले n को लें, इसकी ये वैल्यू है 4a, और उसके साथ हम m को मल्टीप्लाई करें तो सेम इनकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। कोई ख़ास इसमें टेक्निक यूज़ नहीं हुई है। एडिशन के लिए भी हम इस तरह यूज़ करेंगे और कम्यूटेटिव लॉ के लिए भी इस तरह यूज़ किएंगे। इसकी सॉल्ट जो है हम लोगों के पास एग्जांपल आ चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास डॉट और स्केलर प्रोडक्ट का, वो हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में इसको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा, जहाँ से जिस चीज़ की समझ नहीं आती है आप ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए ताकि आप लोगों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।